प्रिय छात्रों, आप सभी को 10वीं कक्षा के छठे गद्य पाठ बसंत की सच्चाई पाठ में सभी को स्वागत करते हुए, तो छात्रों सभी अपनी पुस्तकें खोलकर देखें बसंत की सच्चाई। उससे पहले आज हम बसंत की सच्चाई पाठ के लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। तो पृष्ठ संख्या 49 देखें सभी। बसंत की सच्चाई पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। मैंने उनके यहाँ कुछ संक्षिप्त में उनका जन्म और उनका स्थान और उनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है और मैं आपको बताऊंगा। देखिए सभी पृष्ठ संख्या 49 में मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो मानव जीवन के जो निजांश गुण हैं, जो यथार्थ गुण हैं, उन यथार्थ गुणों को यथार्थ रूप से दर्शाने के जो वृत्ति, जो कार्य प्रारंभ किया है, उन लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का नाम महत्वपूर्ण है। तो आपको पता चल गया होगा कि मानव जीवन के जो यथार्थ चित्रण को दर्शाने का काम लेखन के रूप से यहाँ विष्णु प्रभाकर जी ने किया है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 ईस्वी में हुआ। मैंने आपको यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, जन्म 1912 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? जन्म स्थान में यहाँ लिखा हुआ है आपको मीरपुर। तो यह मीरपुर गांव उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित एक गांव मीरपुर में हुआ। कब हुआ? 1912 को हुआ। तो देखिए पंजाब में शिक्षा पाकर वहीं 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। विष्णु प्रभाकर जी ने पंजाब राज्य में शिक्षा पाई और वहीं 15 वर्ष तक उन्होंने नौकरी भी, सरकारी नौकरी भी की। सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। विष्णु प्रभाकर जी ने सन 1955 में आकाशवाणी केंद्र दिल्ली, वहां पर उन्होंने नाटक विभाग में नाटक निर्देशक के रूप में कार्य किया। 1.5 वर्ष बाद वहां से त्याग पत्र दिया और तब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। आकाशवाणी केंद्र जो नाटक निर्देशक बने थे विष्णु प्रभाकर जी ने दिल्ली में, वहां पर उन्होंने 1.5 वर्ष तक कार्य किया। 1.5 वर्ष के बाद वहां त्याग पत्र देकर तब से साहित्यिक रूप में, हिंदी साहित्य के रूप में उन्होंने लिखने का कार्य शुरू किया। स्वतंत्र रूप से उन्होंने लिखना शुरू किया। विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते हैं और यहाँ आपको पता चला होगा गांधीवादी जो महात्मा गांधी जी के विष्णु प्रभाकर जी निकटवर्ती थे, उनके साथ मिलते थे। इसीलिए गांधी के जो तत्व थे उन तत्वों को पालन करने के व्यक्ति विष्णु प्रभाकर जी थे। इसी कारण से उन्हें गांधीवादी के लेखक माना जाता है। और आपके एकांकी मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत हैं। उनके एकांकियां ऐसे हैं कि जो मानव जो संवेदनाशील, जो भावनात्मक के जो गुण होते हैं वह गुणों से भरपूर रहते हैं। ओतप्रोत अर्थात इसका भरपूर, अधिक मानवीय संवेदनाशीलों से, जो देखिए दुख हमें दिल में होता है, पानी आंख में आता है, इन दोनों का जो कनेक्शन है, जो मिलावट है, उसी को हम मानवीय संवेदनाशील कहते हैं। उसी तरह जो मानवीय संवेदनाओं को दर्शाने में
विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावात्मक चित्रण उनके एकांकियों की विशेषता है। देखिए आजकल जो संबंध हैं वो अटूट होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। उसी तरह मानवों के मानवीय संबंधों को दर्शाने का काम, लोगों को पहुंचाने का काम अपने लेखन के रूप से यहाँ विष्णु प्रभाकर जी ने बहुत ही सुंदर रूप से, सुंदर ढंग से दर्शाने का कार्य किया है। उसी तरह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मैंने यहाँ शामर पर आपको लिखा हुआ है उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार में आप यहाँ देख सकते हैं। आवारा मसीहा उनका एक प्रमुख रचनाओं में एक है। तट के बंधन, तट के बंधन उनका प्रमुख रचनाओं में एक है। निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि, इनके द्वारा लिखित ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको अध्ययन के लिए दी गई हैं। तो चलिए उन्हीं के द्वारा लिखित गद्य पाठ बसंत की सच्चाई आप यहाँ देख सकते हैं। बसंत की सच्चाई एक कैसा विधा है? एकांकी। तो छात्रों देखिए पृष्ठ संख्या 41 में सभी देखें। उससे पहले मैं आपको इस पाठ का उद्देश्य, जो आशय हम जो कहते हैं, विष्णु प्रभाकर जी ने पाठ तो आपको अध्ययन के लिए दे दिया, रख दिया इस पुस्तिका में। आप उस पाठ को अध्ययन करेंगे तो आपको क्या सीख मिलेगी, आप क्या सीखना चाहिए इस पाठ से, तो यहाँ पर दिया हुआ है। छात्र इस एकांकी में चित्रित बालक के चरित्र से प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं। इस पाठ में जो एक बालक का चित्रण किया गया है, उस बालक से आप प्रेरित होकर अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में प्रामाणिकता से जीने की शिक्षा पा सकते हैं। इस पाठ में आपको वह उद्देश्य मिल जाएगा, वह सीख मिल जाएगी। तो चलिए छात्रों देखिए, तो इस एकांक को हम पहले पात्र परिचय देखेंगे। इस प्रकार पात्र परिचय इस प्रकार है। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का। तो देखिए पात्र परिचय में प्रथम एक बालक आता है, उस बालक का नाम है बसंत, जो बहुत ही शरणार्थी लड़का है। शरणार्थी लड़का है इसका अर्थ क्या है? बहुत ही प्रामाणिकता चरित्र वाला बालक, झूठ नहीं बोलने वाला बालक, बड़ों की मर्यादा करने वाला बालक को हम शरणार्थी बालक कहते हैं। और प्रताप बसंत का छोटा भाई, जो बसंत नाम का एक बालक आया इस एकांकी में, और दूसरा बालक आया प्रताप, वह बसंत का छोटा भाई प्रताप। और पंडित राजकिशोर, इस एकांकी में और एक व्यक्ति का चित्रण यहाँ पर आता हुआ है। यह है पंडित राजकिशोर। पंडित राजकिशोर क्या है? एक नेता, या यूं समझ लीजिए गरीबों के नेता, गरीबों की जो सहायता करने वाले नेता पंडित राजकिशोर। और डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति, और एक डॉक्टर का पात्र इस एकांक में आएगा, और दो राह चलते व्यक्ति, जो रास्ते में चलने वाले दो व्यक्ति का पात्र इस एकांक में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आपको पात्र परिचय मालूम हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला दृश्य, इस एकांक में 4 दृश्य आते हैं। कितने दृश्य आते हैं इस एकांक में? आपको दूसरा दृश्य, अब देखिए इस एकांक में आपको पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, 3 दृश्य आपको इस पाठ में
इस एक अंक में आ जाएंगे। तो उससे पहले आज हम पहला दृश्य अध्ययन करेंगे। देखिए पहला दृश्य कहाँ पर घटता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। स्टेज पर सुविधा अनुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य। आप कल्पना रूप से आप कल्पना करके समझ लें कि स्टेज पर अर्थात एक बहुत बड़े बाजार का दृश्य, आने जाने लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार। बाजार तो आप देखे हैं, वहाँ पर अनेक लोग लेने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले, देने वाले सभी लोग आपको बाजार में मिल जाएंगे। उसी प्रकार आने जाने का और लोगों को पुकारने की शोर आप बाजार में देख सकते हैं। उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उन्हीं के भीड़ में, उसी बाजार के भीड़ में से एक लड़का नंगे पैर, बिना पैर में जूते डाले हुए, नंगे पैर और फटे कपड़े पहने हुए, अपने हाथ में कुछ सामान संभालते हुए आता है। अब कल्पना कीजिए, एक बड़े बाजार का दृश्य है, लोग पुकार रहे हैं, अपने सामान बेच रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूछ रहे हैं। इस कल्पना को आप करके उन्हीं के बीच में एक लड़का जो अपने हाथ में कुछ सामान संभाले हुए, पैरों में जूते नहीं हैं, नंगे पैर हैं और कपड़े फटे हुए हैं, उसी स्थिति में आता है और उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। वह बालक की आयु अर्थात उसे 12 वर्ष आयु शायद होगा, 12 वर्ष उसे उम्र होगी। उसका नाम बसंत है, जो हमने पात्र परिचय में अध्ययन किया है। बसंत एक शरणार्थी लड़का, वही शरणार्थी लड़का यह बालक है, उसका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है, वह बालक बाजार में पुकार रहा है, चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है? तो देखिए छात्रों, यहाँ से एकांकी प्रारंभ होती है। चलिए ध्यान से देखिए। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए उस बाजार के भीड़ में नंगे पैर, फटे हुए कपड़ों के साथ अपने हाथों में कुछ सामान संभाले वह बसंत बालक पुकार रहा है, छल्ली ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरदारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। सभी लोग बसंत को देखते हैं और आगे चले जाते हैं। उसी समय, उसी बीच एक खद्दरदार व्यक्ति, जो हमने पात्र परिचय में अध्ययन किया हुआ है, पंडित राजकिशोर, एक नेता, गरीबों के नेता, वह व्यक्ति उस बाजार में आते हैं। उस व्यक्ति को, उस नेता को बसंत देखता है और उस व्यक्ति के पीछे भाग जाता है, यह समझ करके यह व्यक्ति मेरे सामान ले लेंगे। देखिए आगे बसंत कहता है, साहब बटन लीजिए, देसी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए। वह बसंत बालक पंडित राजकिशोर से जाकर कहता है, साहब बटन लीजिए, देसी बटन है, यहाँ पर हमने ही तैयार किया हुआ है, इसको बनाया हुआ है, देसी बटन है, आप दिया सलाई लीजिए साहब। इस प्रकार वह बालक बसंत पंडित राजकिशोर से जाकर बोलता है। राजकिशोर कहते हैं, राजकिशोर भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। देखो भाई, मुझे
ये आपके बटन और आपकी दिया सलाई नहीं चाहिए, जाओ किसी और को आप दे दो। इस प्रकार पंडित राजकिशोर बसंत से कहते हैं। फिर बसंत कहता है, बसंत साहब छल्ली लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए, और भी आपको ग्रह में काम यह छलनी आ जाएगी। वहां पर देख सकते हैं आप डॉट डॉट वहां पर लिखा हुआ है। अर्थात इस अर्थ यह होता है कि बसंत के जो बोल थे, जो बात थी, वह वहीं पर नहीं रुकी थी, वह बोलते ही जा रहा था। किसको? पंडित राजकिशोर को। साहब छलनी लीजिए, यह छलनी आपके घर में चाय छानने के काम आ जाएगी, दूध छानिए और पानी भी आप छान सकते हैं, और कुछ काम के लिए आपको यह ग्रह में अर्थात घर में काम आ जाएगी। इस प्रकार पंडित राजकिशोर से फिर बसंत कहने लगा। फिर राजकिशोर ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, देखो भाई मुझे छलनी भी नहीं चाहिए। इस प्रकार पंडित राजकिशोर ने उस बसंत नामक बालक को कह दिया। बसंत ने फिर कहा, साहब बटन, दिया सलाई, छलनी कुछ तो ले लीजिए। इस प्रकार फिर से विनती करने लगा, फिर से राजकिशोर से कहने लगा। फिर राजकिशोर ने कहा, नहीं नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने राजकिशोर ने इनकार कर दिया। बसंत फिर कहा, दिया सलाई लीजिए, आप दिया सलाई तो ले लीजिए। फिर उन्होंने कहने लगा, बसंत फिर कहा, पंडित राजकिशोर ने फिर कहा, नहीं नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपके जो सामान हैं उन सामानों में से कोई भी सामान नहीं चाहिए। इस प्रकार राजकिशोर ने फिर से लेने से इनकार कर दिया। तब बसंत के स्वर गिर गए। जिस उत्साह से वह बसंत नामक बालक पंडित राजकिशोर से चीजें खरीदने के लिए उत्साह कर रहा था, उसके स्वर क्या हो जाते हैं? धीमे हो जाते हैं, स्वर गिरते हैं और कहने लगता है, साहब ये छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। धीमी स्वर में बसंत फिर राजकिशोर से कहता है, साहब ये छलनी लीजिए, यह छलनी की कीमत, इसका दाम सिर्फ 2 आना है। साहब सिर्फ 2 आना देकर मेरे पास जो है यह छलनी आप लीजिए। इस प्रकार फिर पंडित राजकिशोर से कहने लगा। राजकिशोर ने कहा, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लो? अरे भाई मुझे आपकी चीजें नहीं चाहिए तो मैं कैसे ले लूं? इस प्रकार प्रश्नार्थक रूप से राजकिशोर ने बसंत से कहा। बसंत फिर कहा, अच्छा आप 6 पैसे मुझे दे दीजिए, आपको मैं मेरे पास जो वस्तुएं हैं उनमें से वस्तुएं आपको मैं दे दूंगा। इस प्रकार बसंत ने राजकिशोर से कहा। तो राजकिशोर ने कहा, ओहो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओहो मैंने कितनी बार कहा है, अरे मूर्ख बालक, मुझे आपकी वस्तुएं, मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। फिर राजकिशोर ने इनकार कर दिया। बसंत रुआ सा, रोने जैसा चेहरा बनाकर रोता हुआ, उसके चेहरा ही बदल गया बसंत नामक बालक का, और रुआ सा रोता हुआ चेहरा बनाकर फिर राजकिशोर से बसंत कहने लगा, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, साहब एक तो ले लीजिए। साहब सवेरे से मैं सुबह से इस बाजार में मैं घूमता रहा हूँ, सामान लेने के लिए पुकार रहा हूँ, कोई नहीं लिया, एक चीज भी मेरी नहीं बिकी। मैंने आपको जब देखा मुझे आशा थी आप मेरी वस्तुएं एक तो खरीद ही लेंगे, मुझे बहुत आशा थी साहब। इस प्रकार बसंत बालक राजकिशोर से कहने लगा। राजकिशोर फिर कहे, जेब से 2 पैसे निकालते हुए, तो
पंडित राजकिशोर ने कहा, अपने जेब से 2 पैसे निकालते हुए कहने लगे, राजकिशोर क्या कहने लगे, तुम तो भाई सुनते ही नहीं हो, मैंने कितनी बार इनकार किया है आपके वस्तुएं लेने के लिए, आप तो सुन ही नहीं रहे हो। इस प्रकार कहते हुए, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ले लो, ये 2 पैसे लो और जाओ। अपने जेब से 2 पैसे निकालते हुए पंडित राजकिशोर ने बसंत के हाथ में रखते हुए कहा, अच्छा भाई तुम तो सुनने वालों में से नहीं हो, ले लो, ये 2 पैसे ले लो और तुम चले जाओ। इस प्रकार पंडित राजकिशोर ने कहा, 2 पैसे देते हुए बसंत को कहा। तब बसंत कहा, बसंत एकदम कहा, क्या कहा, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, नहीं साहब नहीं, आप मुझे पैसे मुफ्त में दे रहे हैं, कोई चीज नहीं खरीदी तो मैं यहाँ पैसे नहीं लूंगा। बसंत ने राजकिशोर से पहले पैसे लेने के लिए इनकार कर दिया। राजकिशोर कहा, नहीं लोगे, अभी तो आप पैसे मांग रहे थे, तो आप कह रहे हो नहीं लूंगा। इस तरह राजकिशोर ने प्रश्नार्थक रूप से बसंत से कहा, तो बसंत ने कहा, जी नहीं, आप छलनी खरीदी लीजिए। जी नहीं साहब, मैं मुफ्त में पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे पास एक वस्तु छलनी खरीद लीजिए तो मैं आपके 2 पैसे लूंगा। इस प्रकार बसंत नामक बालक ने पंडित राजकिशोर से कहा। फिर राजकिशोर ने कहा, अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा, हाँ अच्छा ठीक है, मैं आपकी छलनी खरीद लूंगा। तो आपको एक छलनी बेचने से कितने फायदे मिलेंगे, कितना फायदा मिलेगा, कितना बचेगा। इस प्रकार राजकिशोर ने बसंत से कहा। बसंत ने कहा, 2 पैसे। साहब मेरी जो छलनी आप खरीदेंगे तो उस खरीदे हुए छलनी में से मुझे 2 पैसे नफा अर्थात मुझे फायदा मिलेगा। इस प्रकार बसंत ने राजकिशोर से कहा। तो राजकिशोर ने कहा, तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। अच्छा आपको एक छलनी में 2 पैसे फायदा मिलेगा, तो बस ये ले लो, 2 पैसे ले लो और अपनी छलनी अपने पास रखो और समझ लो कि मैंने तुम्हारी एक छलनी खरीद ली है। इस प्रकार राजकिशोर ने बसंत से कहा। तब फिर बसंत ने कहा, नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। नहीं साहब नहीं, मैं वैसा नहीं करूंगा, आपने मेरी जो वस्तुएं नहीं खरीदी तब भी मुझे आप 2 पैसे दे देंगे तो मैंने समझ लो आपने मेरी वस्तु खरीद ली है। नहीं साहब नहीं, मैंने वैसा नहीं करूंगा, मैं भीख नहीं लूंगा। इस प्रकार बसंत नामक बालक राजकिशोर से कहने लगा, आप मेरी वस्तुएं एक खरीद लीजिए तब मैंने आपके 2 पैसे लूंगा। इस प्रकार कहा। तब राजकिशोर ने कहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है। भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी चीजें खरीद लेता था, मेरे पास नोट है। इस प्रकार राजकिशोर ने बसंत से कहा। तो फिर बसंत ने कहा उदास होकर, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। तो फिर बसंत ने उदास होकर कहा, आपके पास नोट है साहब, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है साहब, क्योंकि सुबह से कुछ वस्तुएं नहीं बिकी। इस प्रकार बसंत ने राजकिशोर से कहा। फिर राजकिशोर ने कहा, तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूंगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। अच्छा बालक, तभी तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, नोट है, अगर मेरे पास होते पैसे तो मैं आपकी चीजें खरीद लेता था, इसीलिए मैं कहता हूं मैं आपकी वस्तुएं कल खरीद लूंगा। अर्थात आप मेरे कल घर आ जाना, मेरा घर किशनगंज में है, मैं किशनगंज में रहता हूं। इस प्रकार पंडित राजकिशोर ने बसंत नामक बालक से कहा। तब बसंत एकदम फिर से उदास होकर
चौकन्ना होकर बसंत फिर कहने लगा, नहीं साहब, आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। नहीं साहब नहीं, आज ही आप चीजें खरीद लीजिए। तो चलिए अपना नोट मुझे दीजिए, मैं आपका नोट बाजार में भुना लाता हूँ। इस प्रकार बसंत नामक बालक राजकिशोर से कहा। राजकिशोर ने कहा, भाई तुम तो मानने वालों में से तो नहीं हो, मेरी बात आप मान ही नहीं रहे हो, कब से कह रहा हूँ। इस प्रकार बोलते हुए राजकिशोर ने बसंत से कहा, बसंत बस मैं यहाँ आया। बसंत को नोट दिया। बसंत नोट लेकर, और साहब बस मैं अभी कुछ ही देर में पैसे नोट भुनाकर लाता हूँ। इस प्रकार बसंत ने कहा। राजकिशोर, अच्छा लो भुना लाओ, अभी आना। अच्छा भाई लो यह नोट लो, और आप इस बाजार में जाकर जल्दी भुना लाओ, जल्दी आना। इस प्रकार राजकिशोर ने बसंत से कहा। बसंत कहा, अभी आया साहब, आप यही ठहरे, अभी पलक मारते ही आया, अभी आता हूँ साहब, आप मुझे नोट दे दीजिए, मैं अभी आप पलक मारते ही, अपनी आंख बंद करके खोलते ही मैं आपके नोट भुना कर लाऊंगा। इस प्रकार कहकर बसंत, देखिए कहाँ जाता है, बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। बसंत नामक बालक राजकिशोर को वहीं ठहरने के लिए कहकर बाजार की ओर नोट लेकर भुनाने के लिए चले जाता है। 15-20 मिनट गुजर जाते हैं। तब राजकिशोर वहीं पर ठहरे इधर उधर देखने लगते हैं, और 15-20 मिनट गुजर जाने के बाद बाजार की ओर बड़ी उत्सुकता से पंडित राजकिशोर देखने लगते हैं। और पंडित राजकिशोर कहते हैं, 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया, मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। पंडित राजकिशोर मन ही मन में सोचने लगे, 15-20 मिनट तो गुजर गए, 15-20 मिनट बीत गए, यह बालक पलक मारते ही आने की बात कहकर गया हुआ है, अभी तक नहीं लौटा, मुझे अब लग रहा है यह बालक नहीं लौटेगा। इस प्रकार पंडित राजकिशोर अपने मन ही मन में सोचने लगे। तो छात्रों, आज की कक्षा में पहला दृश्य ही काफी है। अगली कक्षा में हम दूसरा दृश्य का अध्ययन करेंगे। आप एक 5 मिनट के लिए मौन वाचन अपने मन में ही पढ़ लीजिए। आपको कोई भी संदेह हो आप मुझे पूछ सकते हैं।